हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। लघु बीजाणु या परागकण या नर युग्म कोद भेद। इसकी अंग्रेजी लिख लीजिए माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर या परागकण की अंग्रेजी क्या है? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। गौर से समझिएगा, यही आपका पराग कोश है। क्या है? पराग कोश है। इसी पराग कोश में ये छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं, यही तो आपका पराग कण है। बोलिएगा। और ये जो छोटे छोटे कण आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, क्या बाबू? यही जो छोटे छोटे कण आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, अब इसी को हमको सूक्ष्मदर्शी से देखना है। किससे देखना है? सूक्ष्मदर्शी से देखना है। तब ये देखेंगे कि सूक्ष्मदर्शी में ये हमको कैसा दिखता है। समझ में आ गया? सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे कि यह हमको कैसा दिखता है। चलिए देखते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो हम देखेंगे हमको कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। समझ में आ गया? और इस संरचना के ऊपर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं हमको दिखाई देती हैं। कुछ इस प्रकार की संरचनाएं हमको दिखाई देती हैं। किसमें दिखाई देती हैं? परागकण में दिखाई दे रहे हैं। अर्थात लघु बीजाणुधानी कहिए या परागकण कहिए या नर युग्मकोद भेद कहिए, हमको इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो इस संरचना में हम देख रहे हैं जो ये बाहर वाला आपको परत दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बाहर वाला परत दिखाई दे रहा है। इसको बाह्य चोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बाह्य चोल के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? इस बाह्य चोल की जो अंग्रेजी होती है एक्साइन होता है। क्या? इसका एक्साइन होता है। समझ में आ गया? अब ये अंदर वाली जो परत दिखाई दे रही है, ये आपका अंतः चोल होता है। क्या होता है बाबू? अंतः चोल होता है, जिसको हम एंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटाइन कहते हैं। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब समझिएगा, स्पोरोलेनिन किसका बना होता है? स्पोरोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। स्पोरोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। इसका कार्य क्या होता है? यह बाह्य चोल जो होता है ना, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात इस बाह्य चोल के कारण ही आपका यह परागकण जो होता है ना, इसका अपघटन नहीं होता है, यानी जैविक अपघटन नहीं होता है। अर्थात यह सड़ता गलता नहीं है। जैसे सपोज कर लीजिए, इस तरह से आप लोग देखते होंगे कोई भी बीज जब पानी में गिर जाती है, हम ही लोगों को ले लीजिए, अगर हम लोग को ज़मीन में गाड़ दिया जाए, पानी में फेंक दिया जाए, तो हम लोग सड़गल जाएंगे। सड़गल जाएंगे ना? तो क्या यही चीज़ इस बीज के साथ भी तो लागू होना चाहिए? परागकण के साथ लागू होना चाहिए।
लेकिन ये पराग कण जो होते हैं पानी में फेंक दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए, सड़ते गलते नहीं हैं। क्यों? अपनी अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये स्वयं एक पौधे के रूप में जन्म ले लेती हैं। क्यों? ये सड़ते गलते नहीं हैं। इसलिए नहीं सड़ते गलते हैं क्योंकि इनका बाह्य चोल जो होता है वह किसका बना होता है? स्पोरोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। और यह स्पोरोलेनिन जो होता है इसको सुरक्षा प्रदान करता है बाहरी आवरण से, अर्थात किससे सुरक्षा करता है? ताप से सुरक्षा करता है, वायु से सुरक्षा प्रदान करता है, नमी से सुरक्षा प्रदान करता है, सभी चीज़ों से सुरक्षा प्रदान करता है जिससे यह सड़ता नहीं, अर्थात इसका जैविक अपघटन नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये परीक्षा में 1 नंबर में आपसे पूछ देता है। क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब अंतःचोल किसका बना होता है ये आप लोग बता दीजिए। पेक्टोसेलुलोस नामक पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोस नामक पदार्थ का बना होता है। पेक्टोसेलुलोस नामक पदार्थ का बना होता है। क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? कोई परेशानी आप लोगों को? अब देखिएगा, अब ये देखिएगा, ये बाह्य चोल और अंतःचोल के बीच में एक खाली स्थान आप लोगों को दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या? ये आपका है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, यह आपका जनन छिद्र होता है। क्या होता है? जनन छिद्र होता है। क्या होता है? जनन छिद्र होता है, अर्थात अंग्रेजी इसका क्या होगा? जर्म पोर। जर्म पोर होता है। क्या होता है? जर्म पोर होता है। अब गौर से समझिएगा, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं ना, मान लीजिए ये पानी में या तो पड़ा हुआ होगा, या तो जमीन पर पड़ा हुआ होगा, या तो जमीन के अंदर यह पड़ा हुआ होगा। जब अनुकूल परिस्थिति आती हैं तो यहीं से यह फटता है। क्या होता है? यहीं से ये फटता है, और यहीं से फटता है तो परागकण आपका क्या होता है? बाहर निकलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अर्थात इसमें से जर्मपोल बाहर निकलते हैं। क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है? कोई परेशानी आप लोगों को? देखिएगा, इसके ऊपर एक प्रकार का संरचना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऊपर एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस संरचना का नाम हम आप लोगों को कल बताए थे कि संरचना का नाम है फूड वैक्यूल। क्या नाम है? फूड खाद्य धानी। क्या नाम है? खाद्य धानी नाम है। क्या नाम है? खाद्य दानी, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल नाम है। क्लियर हो गया? बोलिएगा आप लोग, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? अच्छा, फूड वैक्यूल के नीचे हम आप लोगों को बताए थे कि एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। इस संरचना का भी नाम हम आप लोगों को बताए थे। इसका क्या नाम है? वर्धी केंद्रक नाम है। क्या नाम है? वर्धी केंद्रक। वर्धी केंद्रक अर्थात वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस, क्या नाम इसका है? वर्धी केंद्रक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब आइए देखिएगा, अब इसके नीचे भी एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसके नीचे भी एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है जनन कोशिका नाम है। क्या नाम इसका है? जनन कोशिका नाम है। जनन कोशिका क्या नाम है? जनन कोशिका नाम है, अर्थात रिप्रोडक्टिव सेल। क्या नाम इसका है? रिप्रोडक्टिव सेल। इसका नाम रिप्रोडक्टिव सेल है। इतना आप लोगों को ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया? बाकी इसमें सभी चीजें भरी हुई हैं।
फिर एक बार इसको हम समझते हैं कि पराग कण या नर युग्मकोद्भिद का फिगर कैसा होता है। देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, एक पराग कोष ले रहे हैं। पराग कोष को जब काट रहे हैं तो इसमें जो पराग कण हमको दिखाई दे रहा है, उस पराग कण का जब हम चित्र बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू, पराग कण का जब हम चित्र बना रहे हैं, अर्थात चित्र देख रहे हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा, तो हमको कुछ इस प्रकार का उसका चित्र दिखाई देता है, जिसमें सबसे बाहरी जो परत हमको दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहे है बाबू, जो ये सबसे बाहरी परत, ये सबसे बाहरी जो परत हमको दिखाई दे रही है, ये सबसे बाहरी परत आपकी क्या कहलाती है, बाह्य चोल कहलाती है। क्या कहलाती है, बाह्य चोल कहलाती है, अर्थात एक्साइन कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्साइन कहलाती है। और इसके अंदर वाली जो परत आप लोग ये देख रहे हो, यह अंतःचोल कहलाती है, अर्थात एंटाइन कहलाती है। जो बाह्य चोल होती है, यह आपका स्पोरोलेनिन नामक पदार्थ की बनी होती है, जो इसको सुरक्षा प्रदान करती है, अर्थात नमी से, वायु से और धूप से इसकी सुरक्षा करती है, और इसका जैविक अपघटन नहीं होने देती, अर्थात सड़ने नहीं देती है। अंतःचोल पेक्टोसेलुलोस नामक पदार्थ का बना होता है। अब देखिएगा, बाह्य चोल और अंतःचोल के बीच में एक खाली स्थान बचता है, उस खाली स्थान को जर्मपोर अर्थात जनन छिद्र कहते हैं। यहीं से यह क्या होता है, फटता है। समझ में आ गया। अब आइए, अब इसके अंदर जब देखा जाता है तो इसके अंदर संरचनाएं 3 पाई जाती हैं, जिसमें से खाद्य धानी पाई जाती है, फूड वैक्यूल पाया जाता है, बीच में वर्धी केंद्रक अर्थात वेजिटेटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, और नीचे की तरफ हम देखते हैं कि जनन कोशिका अर्थात रिप्रोडक्टिव सेल पाई जाती है। इतना चीज़ क्लियर हो रहा है तो तनि बना लीजिए ना, उसके बाद से लिखवा रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पराग कोष का स्फुटन। पराग कोष का स्फुटन। पराग कोष का स्फुटन, डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर, पराग कोष का स्फुटन। देखिएगा पराग कोष किस तरह से फटता है, फिर आप लोगों को हम समझा रहे हैं। यही आपका पराग कोष है। क्या है, पराग कोष है। अब ये पराग कोष किस प्रकार से फटता है, हम इसी को आप लोगों को बताने जाए। तभी तो ये बताइए पराग कण निकलेंगे, क्यों, पराग कोष फटेगा तभी तो निकलेगा। तो हम इसका टीएस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, टीएस ले रहे हैं, अर्थात यहाँ से हम इसको काट ले रहे हैं, तो आसानी से हम समझ पाएंगे। समझ में आ गया। अब देखिएगा, काटने पर हमको संरचना कुछ इस प्रकार की मिलती है।
शोर मत करिए आप लोग। देखिए कुछ इस प्रकार की संरचना मिलती है। संरचना हम आप लोग को पहले पढ़ा चुके हैं, क्यों? तो ये आपकी यही तो संरचना है। देखिए आप लोग, बोलिएगा, यही संरचना है ना? कोई परेशानी? अच्छा, अब गौर से समझिएगा। इन संरचनाओं में आपको एक ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये दिखाई दे रहा होगा, एक ये दिखाई दे रहा होगा और एक ये आपको दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ गया? अब इनको आप लोग क्या कर लीजिए, आपस में जोड़ लीजिए। क्या कर लीजिए? आपस में जोड़ लीजिए। देखिएगा, क्लियर हो गया? अब इसमें ये तमाम पराग कण भर दीजिए। क्या भर दीजिए? पराग कण भर दीजिए। देखिए हमने पराग कण भर दिया। अब देखिए क्या होगा। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि बाबू पराग कोश जो है कितने स्तरों का बना होता है? 4 स्तरों का बना होता है। कितने स्तरों का? 4 स्तरों का। बाह्य स्तर, बाह्य स्तर जिसको किस नाम से जानते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे दूसरा स्तर कौन सा स्तर होता है? बोलिएगा आप लोग। अंतः स्तर होता है। अंतः स्तर होता है। इस अंतः स्तर का क्या नाम है? अंग्रेजी में एंडोथीसियम नाम है। क्या नाम है? एंडोथीसियम नाम है। तीसरे का क्या नाम है? मध्य स्तर। क्या नाम है? मध्य स्तर नाम है। मध्य स्तर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिडिल लेयर कहते हैं। और चौथे स्तर को क्या कहते हैं? बोलिएगा। हाँ, टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? अर्थात गौर से समझिएगा, ये जो पराग कण आपके हैं ना, ये पराग कण 4 स्तरों द्वारा घिरे होते हैं। क्यों चित्र बनाए थे? चित्र में स्पष्ट कराए हम। 4 स्तरों द्वारा बने हुए थे। देखिएगा चारों स्तर खोल करके एक बार देखिए। सबसे बाहरी स्तर आपका एपिडर्मिस होगा। उसके बाद से देखिएगा आप लोग लिखे होंगे एंडोथीसियम लिखे होंगे। उसके बाद से मिडिल लेयर लिखे होंगे। उसके बाद से टेपिटम होगा और टेपिटम के अंदर ये आपको पराग कण दिखाई देता होगा। अब यहाँ समझिएगा, अब यहाँ क्या होगा बाबू? यहाँ से जो टेपिटम होगा और मध्य स्तर होगा, जब ये परिपक्व हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? यानी पराग कण जो ही परिपक्व हो जाएगा तो टेपिटम होगा और मध्य स्तर होगा, यह गलकर खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी समाप्त। टेपिटम और मध्य स्तर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? यानी 2 स्तर अंदर से समाप्त, 2 स्तर अंदर से समाप्त। इस तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर है। तो ये अंदर वाला, सबसे अंदर वाला टेपिटम है। उसके बाद से आपका मध्य स्तर है। ये दोनों क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। 2 स्तर तो समाप्त हो गया। अब बचा 2 स्तर। कितना स्तर बचा? 2 स्तर बचा। कौन कौन? एक अंतः स्तर बचा और एक बाह्य स्तर। अब अंतः स्तर क्या करता है? अंतः स्तर पानी से भरा होता है। क्या होता है? इसमें पानी भरा होता है। यह क्या करता है? पानी को निकाल करके सूख जाता है। क्या होता है? अपने अंदर से पानी को निकाल करके सूख जाता है। और जब सूख जाता है तो ये बाह्य स्तर पर दबाव देने लगता है। किस पर दबाव देने लगता है? बाह्य स्तर पर यह दबाव देने लगता है। यानी किस पर दबाव देने लगता है? बाह्य स्तर एपिडर्मिस पर दबाव देने लगता है। तो यह गौर से समझिएगा, जो आपको यह एंडोथीसियम वाला जगह दिखाई दे रहा है, स्टोमियम वाला जगह दिखाई दे रहा है। क्या? स्टोमियम वाला जगह दिखाई दे रहा है। यही स्टोमियम वाले जगह से क्या होता है? रप्चर कर जाता है,
फट जाता है। क्या कर जाता है? रप्चर कर जाता है, फट जाता है, अर्थात डेhiscence कर जाता है। और ये जितने पराग कण हैं ये सब क्या होते हैं बाबू? बाहर निकल आते हैं। क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया है कि किस तरह से पराग कोश का स्फुटन होता है? फिर आप लोगों को एक बार समझाते हैं, गौर से समझिएगा। हम आपको कहें बाबू कि यही आपका पराग कोश है। क्या है? यही आपका पराग कोश है। तो पराग कोश किस तरह से फटता है तो उसमें से पराग कण बाहर आते हैं, यही हमको जानना है। तो पराग कोश को हम क्या किए हैं? टीएस कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं बाबू? टीएस कर दिए हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन हमने कर दिया, काट दिया। काटने पर हमको कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त हो रही है, इसके बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। तो हम जानते हैं कि टीएस किए हैं तो पराग कोश 4 स्तरों का बना होता है। सबसे बाहरी स्तर को बाह्य स्तर, उसके अंदर वाले स्तर को अंतः स्तर, उसके अंदर वाले स्तर को मध्य स्तर, उसके अंदर वाले स्तर को टेपिटम नाम से जानते हैं। जिसमें से जब ये पराग कोश जो होते हैं परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं, अर्थात लगभग 9-10 दिन के हो जाते हैं, तो उस समय टेपिटम और मिडिल लेयर जो होते हैं ये समाप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद बचा आपका अंतः स्तर और बाह्य स्तर। अंतः स्तर जो होता है पानी से भरा होता है। क्या होता है? पानी से, यानी एकदम नमी वाला होता है। अब ये क्या करता है? इसमें से पानी सूख जाता है। अंतः स्तर से क्या होता है? पानी सूख जाता है। और जब यह पानी सूख जाता है तो बाह्य स्तर पर दबाव देता है। किस पर दबाव देता है? सबसे बाहरी स्तर पर, अर्थात इपीडर्मिस पर यह दबाव देता है। और इपीडर्मिस पर जब दबाव देता है तो यह फटता कहाँ से? एपिडर्मिस, स्टोमियम वाले स्थान से, जहाँ यानी आपको देखिएगा ये गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, एक गड्ढा दिखाई दे रहा है। इसी गड्ढे को हम आप लोगों को बताए थे कि स्टोमियम है। और यहीं से क्या कर जाता है? रप्चर कर जाता है, डेhiscence कर जाता है। और जब रप्चर कर जाएगा तो इसी में से ये क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? और ये जितने पराग कण हैं आपके बाहर निकल जाएंगे। इसी को पराग कण का स्फुटन कहते हैं। क्या आप लोगों को समझ में आया है? तो लिखवा दें। चलिए